हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम किसकी बात करेंगे? बिल्कुल नीट और एम्स में। नीट और एम्स में जो पुराने सवाल आ चुके हैं, किनके? ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो मानव कार्य की या ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस पुराने सालों में आ रखे हैं, उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, बायोलॉजी में हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है आपको इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पता होना चाहिए कि आज हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप ये मत देखिएगा कि आंसर नहीं देने, सर इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 2 है, सर इसका फर्स्ट है, ये मुझे आता है। हाँ है, सब अच्छी बात है, आपको सवाल आते होंगे, जवाब भी आते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका उद्देश्य यह है मेरा कि आप ये पता कर सके या ये तय कर सके कि आपको सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है ना बच्चों? तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे और जब हम आंसर देखेंगे तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो उसको अटेम्प्ट किस किस तरीके से कर सकते हो, है ना बच्चों? चलो आइए बात करें। तो हम अब चालू कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके नीट और एम्स में पहले आ चुके हैं। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन था बच्चों, ये नीट और एम्स में आ चुका है। इंग्लिश में मैं पहले बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा और फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन एस्थमा एंड एम्फीजमा रिस्पेक्टिवली। कौन सा विकल्प जो है दमा, दमा मतलब पता है ना आपको, एस्थमा, और एम्फीजमा को क्या कहते हैं? वातस्फीति, के लिए सही है। अब देखो, सबसे पहले जवाब तो हम देंगे, जवाब आप सही भी दोगे, सही बात है, लेकिन क्या देखना है? अब पहली अप्रोच, जब कभी भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है आपने ये देखा होगा कि सर हमको बोला गया है या हमको ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़नी है। तो आप काफी बार बच्चों क्वेश्चन को अंडरलाइन करते होगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली। हाँ, है ना? क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन में कोई टर्म मिस ना कर जाएं, क्वेश्चन में कुछ छूट ना जाए, तो आप क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते होगे, सही बात। अब मैं आपको एक उससे भी बेहतर चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन को अंडरलाइन करने से भी बेहतर चीज बता रहा हूं जो बहुत काम आने वाली है। क्या? सुनो, दो चीजें। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन करने की आवश्यकता है ही नहीं। हां सर, ये क्या बोल रहे हो सर, नहीं करे क्वेश्चन अंडरलाइन? क्वेश्चन, हां, पूरा प्रश्न, पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन मत करो, जरूरत ही नहीं है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो मुख्य टेक्निकल शब्द हैं, उन पर गोला मारो। अब बताता हूं कैसे। आओ अटेम्प्ट कैसे करें। एक तरीका है, सर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके लिए सही। अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा और अंडरलाइन गोला किस पे मारा, ध्यान देंगे। सर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली, मुझे क्या पता लगाना है? सही जवाब पता लगाना है। उचित रूप, मुझे यह देखना है इसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन निकालना है या गलत, तो सही ऑप्शन निकालना है। पहले किस पे गोला मारा मैंने? करेक्ट या उचित रूप। और किस में? उसके बाद किसकी कंडीशन है? लंग्स की। और किसकी बात है? एस्थमा और एम्फीजमा, है ना भाई? किसकी बात हो रही है? फेफड़ों की बात हो रही है, और फेफड़ों में भी दमा और वातस्फीति, यानी अस्थमा और वातस्फीति, एम्फीजमा। सर अभी तो देखो मैं समझा रहा हूं, लेकिन जब अगर आपको ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में आ गया, अगर आपके इसकी प्रैक्टिस आपकी हो गई कि सर हर बार क्वेश्चन में मुझे गोले मारने हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? सुनो, पहला फायदा, ईमानदारी से बताना बच्चों, आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हो? नहीं, एक से ज्यादा बार पढ़ते हो। ठीक है, आपने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स एस्थमा एम्फीजमा, फिर ऑप्शंस देखते हो, फिर ऑप्शंस देखने के बाद एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर काफी बार तो 3 या 4 बार क्वेश्चन पढ़ते हो कि यार मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हो इसलिए क्योंकि आपने पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन कर रखा था। लेकिन
अगर आपने टेक्निकल शब्दों को अंडरलाइन कर दी, गोला मार दिया, फर्क देखना बच्चों, ये फर्क मैं बता रहा हूं बहुत कारगर साबित होगा। आप मुझे बोलोगे नहीं सर आप सही बता रहे हो, ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है सिस्टम। पूरे क्वेश्चन की बजाय मैंने सिर्फ क्या किए बच्चों, 4 गोले मारे। करेक्ट, लंग की कंडीशन, एस्थमा, एम्फीजमा। तो अगर आप अपने विकल्प ऑप्शंस के बाद वापस क्वेश्चन भी देखोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बचाओगे। एक क्वेश्चन में कम से कम 1 मिनट तक बचा सकते हो इस चीज से। तो आपने देखा करेक्ट, लंग, एस्थमा, एम्फीजमा रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः। रिस्पेक्टिवली या क्रमशः का मतलब तो पता है ना, पहले एस्थमा ढूंढना है फिर एम्फीजमा ढूंढना है। क्रमशः या रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले एस्थमा फिर एम्फीजमा। तो अब आपको पता चल जाएगा, इसमें आंसर तो आप अभी तक निकाल भी चुके होंगे, ठीक है, कि अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, शोथ या प्रदाह होता है ब्रोंकियोल्स का। और एम्फीजमा में हमने पढ़ा है सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान से होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस यानी श्वसनी सतह में कमी आ जाती है। तो आंसर तो आप निकाल लोगे। देखो बच्चों, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे होंगे केमिस्ट्री के, तो उसमें आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, आप सॉल्व करते हो, आंसर निकालते हो, सही बात। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, बायोलॉजी में तो आपको वैसे भी थ्योरी पता है, आपको जवाब आता है, लेकिन हम जवाब को, क्वेश्चन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो तरीका बता रहा हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन से आपको पहला तरीका बताया, क्वेश्चन कैसे करोगे। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, पूरा अंडरलाइन नहीं करोगे। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, सही पूछा है, गलत पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, और किस कंडीशन की बात की है, उस पर गोला मार दो। फिर यहां पर ऑप्शंस देखो। सबसे पहले तो आपने देखा रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ता है क्या, एस्थमा में रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होती है क्या, एम्फीजमा में नहीं होती, यह हमको पता है। एस्थमा में ब्रोंकियोल्स की संख्या बढ़ती है क्या, नहीं। एम्फीजमा में रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ता है क्या, नहीं, हमें पता है ऐसा नहीं होता। चौथा ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सरफेस कम होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, अब यही तो नीट ने किया था। तीसरा और चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, सेम ऑप्शन ही तो लग रहे हैं, दोनों में सरफेस एरिया कम है, दोनों में ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन है, लेकिन रिस्पेक्टिवली पूछा। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः पूछा। पहले किसकी बात की, एस्थमा की, पहले दमा की बात की है, फिर एम्फीजमा की। तो पहले एस्थमा में ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होगा या रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा, ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका में शोथ होगा, इसीलिए थर्ड आंसर। और एम्फीजमा में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा। तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ी सी सिली मिस्टेक ही होती है इसमें, कि अगर आपने रिस्पेक्टिवली नहीं पढ़ा, रिस्पेक्टिवली पर गोला नहीं मारा, तो आप बोलोगे सर अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, हाँ सही है, लेकिन किसके लिए सही है, एस्थमा के लिए क्या सही है, ब्रोंकियोल का इन्फ्लेमेशन, तो पहले यह होना चाहिए। एम्फीजमा दूसरा है, जिसमें सरफेस एरिया कम होगा, तो दूसरा। इसलिए आंसर क्या होगा भाई, थर्ड। आंसर हो गया थर्ड। तो इस क्वेश्चन के, ठीक है आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन अपन ने सीख क्या ली। देखो भाई, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन उससे सीखोगे क्या, क्वेश्चन के टेक्निकल टर्म्स में गोला मारो और चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सब क्वेश्चन नीट और एम्स के हैं, याद रखना, ये कोई क्वेश्चन खुद ने बनाए हुए नहीं है हमने, ये नीट और एम्स के ही क्वेश्चन हैं जो पुराने पूछे जा चुके हैं। अब मैच द कॉलम्स है। मैच द कॉलम्स को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं, इधर देखो, सीधा थ्योरी है, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, है ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनर। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं हो सकता है आपने जवाब दे भी दिया होगा।
आपको पता है ट्राइकस्पिड किसके बीच में होता है? इसके बिटवीन राइट वेंट्री ट्राइकस्पिड कपाट कहां पर है भाई? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पढ़ा था ना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड होता है। बाइकस्पिड किसके बीच में होगा? बाइकस्पिड किसके बीच में होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और सेमी ल्यूनर वॉल अर्ध चंद्राकार कपाट किसके बीच में होगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। तो ए का ऑप्शन हो गया भाई 3, बी का ऑप्शन हो गया 2, सी का ऑप्शन हो गया, बी का ऑप्शन फर्स्ट हो गया ना बच्चों, ये ऑप्शन ही गलत है यहां पर। इसका आंसर ये हो गया बी का 1 और सी का क्या हो गया? 2। ठीक है, ए का 3rd, बी का 1st और सी का क्या हो गया? 2। सिंपल मैच द कॉलम्स है, तो मैच द कॉलम्स को कैसे सॉल्व करोगे? एरो यहीं बना देना और फिर देख लेना ट्राइकस्पिड किसके लिए है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड किसके लिए है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमी ल्यूनर किसके बीच में होगा? राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल मैच द कॉलम्स आपने कर लिया होगा। फिर बच्चों अगेन, हां मैच द कॉलम्स है, तो मैच द कॉलम्स की अप्रोच ही क्या है? अप्रोच ही क्या है? मैच करना। टाइडल वॉल्यूम कहां जाएगा? 500 पर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फर्स्ट पर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 और अवशेषी आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। ये ज्वारीय आयतन है, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन है, बहिश्वसन आरक्षित आयतन है, अवशेषी आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम। सीधा है, तो आपने मैच द कॉलम से आंसर क्या निकाल लिया भाई? 2 हो गया ना। ए का 3rd हो गया भाई, बी का 1st हो गया, सी का 4th हो गया और डी का 2nd हो गया। तो मैच द कॉलम्स में आप सिंपल मैच कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब गोला मार के ही करोगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, किसकी बात है? कौन सा टेक्निकल टर्म? हॉर्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोपोरोसिस। तो क्या पूछोगे? हॉर्मोन जो ओस्टियोपोरोसिस में काम करेगा। हार्मोन ओस्टियोपोरोसिस में काम करेगा, पता है आपको पहले से ही, हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का जरूरत से ज्यादा स्त्रावन जब हो जाता है, पैराथायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रीशन, जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होगा तो बोन से ज्यादा कैल्शियम निकालेगा, अस्थियों से ज्यादा कैल्शियम निकलेगा बोन से, तो बोन्स कमजोर हो जाती हैं। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, महिलाओं में, फीमेल्स में एज के साथ साथ और मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है ना। एस्ट्रोजन कम हो जाता है और उसके कारण भी हड्डियों का घनत्व या डेंसिटी कम हो जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से क्या ढूंढना है? एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन जो पहला है। ठीक है, क्या देखोगे भाई? एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अप्रोच क्या है? क्वेश्चन को भाई गोला मारो, जवाब तो आप दे ही दोगे भाई। ठीक है, बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव समझो। आपको कोई मैं यहां पर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जवाब आपको पहले से आता होगा। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं अपनी स्पीड बढ़ाने का, एक्यूरेसी बढ़ाने का, गलतियां कैसे ना हो। हर बार यही क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, सर सिली मिस्टेक्स कैसे बचें, सर सिली मिस्टेक्स से कैसे रोकें, सर पढ़ा तो था लेकिन गलतियां हो गई सर। तो वही तो सुधारना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन इज इनकरेक्टली, किस पे गोला मारो? इनकरेक्ट, गलत रूप। अब आ गई ना समझ में, इनमें से गलत कथन ढूंढना है, सही नहीं। अब एक चीज, नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जब कोई स्टेटमेंट सही या गलत पूछा जाए तो सारे ऑप्शंस
आराम से तसल्ली से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो था, मैच द कॉलम्स तो फटाफट आप कर लोगे, एक शब्द वाले जवाब आप आसानी से कर लोगे, लेकिन जब गलत स्टेटमेंट्स या सही स्टेटमेंट्स पूछे जाएं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जाएं, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। सारे स्टेटमेंट्स को तसल्ली से पढ़ो और गलती ढूंढो। पहला, हाइपोथैलेमस पढ़ा है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हॉर्मोन्स, करता है भाई, RH हॉर्मोन्स रिलीज करता है, IH हॉर्मोन्स रिलीज करता है, तापमान नियमन करता है, हंगर और थर्स्ट, हां भूख और प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ये तो बिल्कुल करता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमको तो गलत बताना है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम याद है, इमोशनल ब्रेन याद है ना, हमारे इमोशंस को ध्यान में, हमारे एंगर, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, इन पे काम करता था। तो ये मूवमेंट कंट्रोल करता है क्या भाई? गति का नियंत्रण करता है? नहीं, हो गया ना इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट मालूम चल गया, बट फिर भी दूसरे ऑप्शंस पढ़ लो एक बार। मेड्यूला, रेस्पिरेशन, कार्डियो, रिफ्लेक्सेस बिल्कुल अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियमन करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन का, ये तो सही स्टेटमेंट है। कॉर्पस कैलोसम, हां व्हाइट फाइबर जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, बाएं व दाएं प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध को जोड़ता था। तो आपको गलत बताना था, लिम्बिक सिस्टम वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो गलत और सही में पूरा स्टेटमेंट तसल्ली से पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर क्या है भाई? सीधा क्वेश्चन एमनियन रिप्रोडक्शन का है। एमनियन की उत्पत्ति कहां से होती है? बाह्य भ्रूणीय झिल्ली एमनियन की सोचना ही नहीं है, बता तो दो। इसमें तो सीधा थ्योरी, ये जवाब बच्चों या तो आता होगा या नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक नहीं लगाना। अपन ने सारे ये पढ़े थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और सबकी उत्पत्ति लिखा रखी है। देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं, सारे पुराने सवाल हैं नीट और एम्स के। कोई भी सवाल पुराना ऐसा होगा ही नहीं जो अपन ने नहीं पढ़ा है, हर चीज पढ़ी है। ठीक है, तो एमनियन एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन अपने नोट्स वाली पीडीएफ में मिलेगा। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो जरूर पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या है भाई? एक्टोडर्म मीसोडर्म। अगर ये सवाल याद है तो अटेम्प्ट करना, अगर याद नहीं है तो तुक्का मत मारना। एक तो तुक्का मारने से बचना है भाई, याद रखना। ये बहुत हम तुक्के मारते हैं, काफी बार हमको पता होता है सर इसका आंसर ये लग रहा है, अरे वो लग ही रहा है नहीं। ठीक है, जो लग रहा है वो जवाब नहीं होता, जो आता है वो जवाब होता है। एक और चीज, मुझे लग रहा है सर इसका ऑप्शन तीसरा है, अरे तो वो लग ही रहा है। ठीक है, आंसर तभी सही होगा जब आपको आता होगा। तो जब आता है तो सही है, तुक्का मार रहे हो, लग रहा है तो मत अटेम्प्ट करना, माइनस हो जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स। हां, गोला कैसे मारोगे? हार्मोन्स अपरा के द्वारा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन? 4 हार्मोन्स थे मेन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। सोचना ही नहीं है, प्लेसेंटा से द्वारा 4 हार्मोन्स हैं, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो गया? ऑक्सीटोसिन के कारण गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन प्रोलैक्टिन के कारण गलत हो गया, और आखिरी ऑप्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कारण गलत हो गया। ठीक है, गलती भी देख लेना सर गलत क्यों है। बाकी ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, प्रोलैक्टिन नहीं निकलता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं निकलते, इसलिए गलत। मालूम भी होना चाहिए कौन कहां से निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से निकलता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन बनाता तो हाइपोथैलेमस है, निकलता कहां से है? पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना बच्चों? ठीक है, तो क्लियर। चलो नेक्स्ट, सहेली के बारे में। अब सहेली के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत? आईयूडी है क्या?
नहीं। आईयूडी है क्या सहेली? नहीं, वो तो पिल है, गर्भ निरोधक गोली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, पिल है। स्टेरॉइड है या नॉन स्टेरॉइड? नॉन स्टेरॉइड है ना, तो ये भी गलत है। क्या है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। नोट्स का सवाल, इसमें कुछ नहीं है। क्या देखना है भाई? नोट्स का सवाल है, ध्यान रखना। तो सहेली, क्या क्या फीचर्स याद थे सहेली के? सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप की थी, और ये एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग होती है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ना। सीडीआरआई लखनऊ भारत में बनाई गई है और नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैच द कॉलम से कर लोगे, सिंपल बता रहा हूं। प्रोलिफरेटिव फेज को और क्या कहते हैं? पुट्ट की अवस्था, है ना। प्रोलिफरेटिव फेज का एक और नाम फॉलिक्यूलर फेज। सिक्रीटरी फेज का नाम लुटियल फेज। सिक्रीटरी फेज का नाम लुटियल फेज। और मेंस्ट्रुएशन में खून बहता है, ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इसमें भी ऑप्शन देख लो, गलत होगा भाई, लेकिन सही कर देना। एक आंसर क्या होगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, एक आंसर सेकंड है, सेकंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी का क्या हो गया? बी का थर्ड है। और सी का क्या हो गया? फर्स्ट है। तो ये आंसर है भाई, इनमें ये आंसर नहीं याद रखना। ए का क्या हो गया? प्रोलिफरेटिव को पुट्ट की अवस्था कहते हैं, स्त्रावी अवस्था सिक्रीटरी को लुटियल अवस्था कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन को ब्रेक डाउन। तो मैच द कॉलम्स में अप्रोच, आंसर तो पता ही है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, सिंपल मैचिंग करनी है। फिर क्या है बच्चों? हां, अगेन ये देखो, इसलिए आप समझ रहे हो बच्चों, मैच द कॉलम्स। देखो ये जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पुराने साल में, इससे आपको एक अंदेशा हो रहा है, एक अंदाजा लग रहा है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम्स पे कितने सवाल आते हैं, इस बार भी आए थे। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उस पे कितने सवाल आ रहे हैं, है ना। तो सिंपल मैच कर लें, आप कर लोगे। ग्लाइकोस यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया में क्या था? मूत्र में ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज। किस बीमारी का लक्षण? ग्लाइकोस यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज निकलता है, किस बीमारी का लक्षण है? डायबिटीज। और डायबिटीज का ग्लाइकोस यूरिया के अलावा एक और लक्षण है, एक और लक्षण है कीटोन यूरिया। शाबाश। गाउट, गाउट बच्चों हम पढ़ेंगे अभी, गाउट गति व चलन में पढ़ेंगे। गति व चलन वाले चैप्टर में हम गाउट पढ़ेंगे। उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं। रीनल कैलकुलाई, पथरी है भाई किडनी में, किडनी में पथरी, क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स इन किडनी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन। सीधे एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की लाइनें पूछी गई हैं यूं की यूं। ठीक है, तो मैच द कॉलम आपने कर लिया। फिर देखो, आप देख रहे हो बच्चों, नीट का फॉर्मेट आप समझ रहे हो ना। आई होप फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है। मैच द कॉलम्स पे कितना फोकस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन कहां होगा? मालफीजियन ट्यूब्स में, मालफीजियन कॉर्पसल्स में। मालफीजियन कॉर्पसल क्या थे भाई? बोमेन संपोर्ट प्लस ग्लोमेरुलस, बताया था। बोमेन संपोर्ट और ग्लोमेरुलस को मिलाकर क्या कहते हैं? मालफीजियन कॉर्पसल्स। यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट, सांद्र कौन बनाता है? हेनले का लूप, याद है। मूत्र को सांद्र, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट, हेनले का लूप, काउंटर करंट विधि के द्वारा। हां। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यूरेटर। और स्टोर कौन करेगा? मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। तो सिंपल, सीधा सवाब, सीधा जवाब, क्लियर। हां, अब सुनो भाई, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या पूछा? आपसे पूछा है कौन सा गैस्ट्रिक सेल अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली
इरेथ्रोपोएसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है? रुधिराणु यानी इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस का मतलब ही क्या है? आरबीसी का उत्पादन, है ना भाई। इरेथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है? आरबीसी का उत्पादन है। अब आरबीसी का उत्पादन है तो आरबीसी के उत्पादन में गैस्ट्रिक सेल कैसे काम करेंगे? याद करो, बताया है आरबीसी के उत्पादन या मैच्योरेशन में विटामिन B12 और फोलिक एसिड काम करते हैं। याद है आरबीसी के परिपक्वन में मैंने लिखा रखा है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है। आरबीसी के परिपक्वन में विटामिन B12 यानी साइनोकोबैलामिन और फोलिक अम्ल चाहिए। तो सर इनका गैस्ट्रिक सेल से कैसे लेना देना है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर याद आया? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर याद आया? हां, कौन निकालता है? पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करेगा और विटामिन B12 के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन से ही तो आरबीसी उत्पादन में काम करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। इसने सवाल भी पूछा है इनडायरेक्ट। तो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? श्लेष्मा। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सेल्स सेम्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सेल्स हमेशा मतलब म्यूकस सिक्रीट करेंगे। चीफ पेप्टिक सेल्स क्या करते थे? पेप्सिनोजन। चीफ या पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन। और पेराइटल सेल कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ साथ HCl। और यही किस में काम करता है? B12 के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है, चीजें आसान हो रहे हैं। बहुत आसान है। प्लाज्मा प्रोटीन्स है, उनका काम है। प्लाज्मा प्रोटीन उनका काम, फाइब्रिनोजन रुधिर स्कंदन में ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन डिफेंस प्रतिरक्षा में, एल्ब्यूमिन पराशरी संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस जिसको अपन ने कहा था कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन है, सीधा जवाब। आप देख रहे हो ना बच्चों, सबसे ज्यादा सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी बेसिक जो अपन पढ़ते हैं वही आते हैं। निसल बॉडीज का सवाल है, सोचने की जरूरत है क्या? निसल बॉडीज मैंने बता रखा है आरईआर या राइबोसोम्स के रूपांतरण है तो आरईआर ही तो है, राइबोसोम्स ही हैं, लेकिन थोड़े से मॉडिफाइड हैं, थोड़े से रूपांतरित हैं और काम प्रोटीन सिंथेसिस में ही करेंगे। तो फ्री राइबोसोम्स और आरईआर के मॉडिफिकेशंस निसल बॉडी। ठीक है, काम किसमें करेंगे भाई? प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर अगेन मैच द कॉलम्स भाई, मैच द कॉलम्स। अब इसमें मैच द कॉलम्स में है क्या? हार्मोन का नाम है और उनसे होने वाली बीमारियां हैं। तो इंसुलिन से कौन सी बीमारी? इंसुलिन से डायबिटीज मेलाइटस। थायरॉक्सिन से, थायरॉक्सिन में अगर आयोडीन कम हो जाता है, घेंगा, हां गॉइटर। कॉर्टिकॉइड्स, याद है कॉर्टिकॉइड्स की कमी, एडिसन्स डिजीज पढ़ा है सब। ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, एक्रोमेगैली। ठीक है, तो इसमें यह ऑप्शन नहीं जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण था? डायबिटीज इंसिपिडस किस कारण होता है बच्चों? वैसोप्रेसिन की कमी के कारण। ठीक है, सारे वापस बोल रहा हूं, सब वही सवाल है पुराने साल के भाई, है ना? क्लियर? चलो अब नेक्स्ट। फिर मैच द कॉलम्स। क्या पर क्या? क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन कहां मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टीन्स में। ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास। ब्रूनर्स ग्लैंड्स ड्यूडेनम। है तो जवाब सीधा। हमको तो और भी मालूम है किस किस हिस्से में। क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन स्मॉल इंटेस्टीन्स के म्यूकोजा वाले भाग में। याद आया? रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर, विलाय और माइक्रोविलाय थे, उसके बेस पर क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन था। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या था?
लिवर की स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यकृत की संरचनात्मक इकाई हिपैटिक लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स को कवर करने वाले, लोब्यूल्स को आच्छादित करने वाले ग्लिसन कैप्सूल। आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं जो हार्मोन्स निकालती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। और ब्रूनस ग्रंथियां, ब्रूनर ग्लैंड्स ड्यूडेनम के कौन से हिस्से में? सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में। ठीक है भाई, फिर क्या क्या है? हां, कौन कौन से इसमें कंडीशन, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स हैं, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हार्मोन के रूप में काम होगा, कौन से गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन की भूमिका होगी। तो अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सॉल्व करेंगे। बैरियर में लैक्टेशनल अमेनहोरिया, इसमें तो हार्मोन है, लैक्टेशनल अमेनहोरिया में तो हार्मोन था, है ना, प्रोलैक्टिन का ज्यादा स्तर। लैक्टेशनल अमेनहोरिया याद है, स्तनपान अनाथर्व, प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा था जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को कम कर देता था। पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां, इसमें भी हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का संकुल है, दोनों में हार्मोन्स, लेकिन बैरियर मेथड में नहीं है। कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल वॉल्स, इनमें तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन कॉपर टी आउट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा पिल्स जा रहा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जा रहा है, बैरियर मेथड फिर हट गया। तो क्या बचा? चौथा लैक्टेशनल अमेनहोरिया, इसमें हमको पता है प्रोलैक्टिन की भूमिका है। पिल्स हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का संकुल है, कॉम्प्लेक्स। और इमरजेंसी आई पिल्स, तो इमरजेंसी पिल्स में भी हार्मोन्स हैं। तो सब में जिसमें हार्मोन्स का योगदान, आंसर क्या है? फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से तसल्ली से अगर आप करोगे सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेट करते रहो, जो जो ऑप्शन नहीं हो सकते काटते रहो और जवाब निकाल लो। ठीक है भाई, फिर क्या है नेक्स्ट? हां, डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन है, कौन सा एसटीडी पूछा भाई? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसका उपचार नहीं है, जो क्योरेबल नहीं है। तीन ही तो है जिसका उपचार नहीं है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज। एड्स, जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी, इसी के तो क्योर नहीं है। जेनिटल वॉर्ट्स, क्लमाइडियासिस, गोनोरिया, इन सब के उपचार संभव है यदि इनकी जांच जल्दी हो जाए तो। फिर बच्चों, हां, ये क्वेश्चन तो इस साल भी नीट में आया था, इसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आया था। पी वेव मैंने बताया था आलिंद का ध्रुवीकरण, यानी पी वेव क्या दर्शा रही है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। आलिंदों का वी ध्रुवीकरण क्यूआरएस, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। टी वेव निलय का रीपोलराइजेशन। और टी वेव की साइज अगर कम हो जाए, तो मैंने कहा था टी वेव की साइज अगर कम हो जाती है, इसका मतलब हृदय तक, हार्ट तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है, हृदय तक ऑक्सीजन प्रभाव कम हो जाता है, इस्चीमिया। हर चीज देखो बच्चों, सब नीट एआईपीएमटी के सवाल हैं, एम्स के सवाल हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा बच्चों जो अपन ने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, सब तरह के। ठीक है, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। हां, टाइडल वॉल्यूम दे रखा है, ज्वारीय आयतन 500, है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें डेटा दे रखा है, टीवी दे रखा है, फिर ईआरवी बहिश्वसन आरक्षित आयतन दे रखा है, ईआरवी 1000 ml, टीवी दे रखा है, ईआरवी दे रखा है। क्या पूछा है? ईसी। क्या पूछा है? ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैसे निकालते हो?
कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे ना, जोड़ दो 1500। आसान, इतना आसान। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 है, इसको यूज करना है क्या? जरूरत ही नहीं है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में 1200 ml को जरूरत है क्या? नहीं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है इन दोनों को जोड़ देंगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ही हमको पता है टीवी प्लस ERV, है ना भाई? तो सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम जो दे रखा है अंत में, वो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। फिर भाई करेक्ट क्रम बताना है जनन तंत्र में। जनन तंत्र का आपको करेक्ट क्रम बताना है। सेमिनिफेरस नलिकाओं से रेटे टेस्टिस, फिर वाजा एफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, वाजा डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटर्स। इसमें कोई गलती लग रही है क्या? नहीं लग रही है कोई गलती। लेकिन नेक्स्ट देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वाजा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, इनग्वाइनल यूरेथ्रा, गलत। टेस्टिस से एपिडाइडमिस सीधा, गलत। टेस्टिस से एपिडाइडमिस सीधा, गलत। तो बाकी के तीनों क्या हो गए? गलत। तो पहला क्रम सीधा जवाब हो गया। अगेन, इसमें अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन भी हो, आपको पूरा क्रम भी याद ना हो, तो बाकी तीन इतने गंदे ऑप्शंस हैं कि आप जवाब निकाल लोगे। काफी बार ऐसा होता है बच्चों कि हमको लगता है सर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। हां, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको एग्जैक्ट जवाब, एग्जैक्ट क्रम नहीं याद है, एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं है, तो बाकी तीन ऑप्शंस को पढ़ो। वो इतने ज्यादा फर्जी होते हैं, जिसे मैं कहता हूं, वो इतने खराब ऑप्शंस होंगे, इतनी गलतियां आप उसमें निकाल लोगे कि भले ही आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम, आप जवाब निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जवाब निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो फिर बच्चों, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीज करने वाले आईयूडी। सीधा थ्योरी है भाई, या तो याद होगा या नहीं होगा। प्रोजेस्टेरैट LNG-20, मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, गलत हो गया। लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड, गलत हो गया। वॉल्स तो बैरियर में आते हैं, गलत हो गए। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर प्रोजेस्टेरैट और LNG-20, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हैं। फिर योग्यता अर्जन, कैपेसिटेशन कहां होता है? कैपेसिटेशन मैंने बताया है, याद है? वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन के बाद मादा जनन तंत्र में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है ना? कैपेसिटेशन का मतलब है अब स्पर्म फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो गए हैं, स्पर्म में एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी आ जाना, कैपेसिटेशन। शुक्राणु का कार्य की परिपक्वन, शुक्राणु का अंड कोशिका को भेदने की क्षमता ग्रहण करने को ही हम क्या कहते थे? कैपेसिटेशन कहते थे। किसके बाद होगा? वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन के बाद। तो वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन में शुक्राणु को अपन ने फीमेल वजाइना में ट्रांसफर कर दिया। तो कैपेसिटेशन कहां देखा जाएगा भाई? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या मादा जनन क्षेत्र में ही देखा जाएगा। हां, अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। क्या पता लगाना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन पता लगाना है ना, गलत कथन पता लगाना है। LH और FSH ओव्यूलेशन में काम करेगा। हां भाई, मुख्य तो LH ही काम करता है, लेकिन LH और FSH 14वें दिन सर्वाधिक स्तर पे होते हैं, सही स्टेटमेंट है। फिर LH और FSH पुट्ट की अवस्था में कम होता है क्या स्तर उनका? पुट्ट की अवस्था में LH और FSH का स्तर कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ता है। कम कहां होगा? गलत।
और इनकरेक्ट ही निकालना है, सॉरी, तो आंसर तो यही जाएगा, गलत कथन बताना है भाई। तीसरा, LH लेडिक कोशिकाओं से एंड्रोजन निकालेगा, हां सही बात, LH का काम ही यही है पुरुषों में, मेल्स में LH लेडिक सेल से ही तो एंड्रोजन निकलवाता है। FSH सर्टोली सेल से स्पर्मियोजेनेसिस, हां बाकी सब स्टेटमेंट सही हैं भाई, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। गलत स्टेटमेंट कौन सा, कि LH और FSH पुट्ट की अवस्था में या फॉलिकुलर फेज में गिर जाते हैं, बढ़ते हैं। फॉलिकुलर फेज में बढ़ेंगे तभी तो 14वें दिन जाकर उनका अमाउंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो गलत कथन बताना था, गलत कथन कौन सा है, सेकंड। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या है, हां ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी। GnRH तो अब पता चल गया होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या करते हैं, इसके कारण LH और FSH सिक्रीट होते हैं, और इसके कारण मैंने पूरा चार्ट बनाया था बच्चों आपके लिए, याद है, हार्मोन्स नियमन हमने पढ़ा था, हार्मोनल नियमन पढ़ा था अपन ने पूरा फीमेल्स में, कि हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, उसके कारण अग्र पीयूष ग्रंथि से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से LH FSH निकलेंगे, और जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालेंगे। तो सवाल यही तो पूछा है कि GnRH में परिवर्तन का नियंत्रण, कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक से कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। इनहिबिन क्यों, इनहिबिन तो FSH को करता है भाई, अपन को तो GnRH पूछना है, इसलिए आउट। केवल प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन के साथ ईस्ट्रोजन भी करेगा, इसलिए बेहतर आंसर क्या हो गया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फीडबैक सिस्टम बता रखा है, यह फीडबैक सिस्टम समझा रखा था। ठीक है, फिर क्या है भाई, हां अंड जनन, oogenesis, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती थी, जब स्पर्म एंट्री मारता था, है ना, एग में जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 कब पूरा करता था, जब स्पर्म की एंट्री अंडे में होती थी। तो जब तक फर्टिलाइजेशन या स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तब तक मियोसिस 2 नहीं होगा। अब इसमें एक चीज है बच्चों, आप काफी बार, एक और अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, काफी बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा होता। हां, अब यह क्वेश्चन है बच्चों नीट का, इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट आंसर है क्या, आप बोलोगे सर इसमें एग्जैक्ट आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है सर मियोसिस 2 पूरा कब होता है, स्पर्म की एंट्री पर। स्पर्म जब अंडे के अंदर प्रवेश करता है, स्पर्म जब एग के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद मियोसिस 2 पूरा हो जाता है। तो सर एक्चुअल ऑप्शन तो होना चाहिए था कि मियोसिस 2 कब तक पूर्ण नहीं होता है ना, जब तक स्पर्म एंटर नहीं करता। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं ना स्पर्म एंट्री, एग्जैक्ट आंसर तो है ही नहीं, तो उसके पास वाला ऑप्शन सबसे, इन चारों में से सबसे बेहतर विकल्प ढूंढोगे। जब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता ना, तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से बेहतर विकल्प निकालो। यही, अब एक और चीज, अब एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मल्टीपल चॉइस, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना नीट और एम्स में, नीट और एम्स में आपको सही जवाब नहीं ढूंढना। क्या बोल रहे हो सर, हां सुन लेना, नीट और एम्स में आपको सही जवाब नहीं ढूंढना, दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे बेहतर जवाब ढूंढना। फर्क समझ रहे हो, सही जवाब तो हो सकता है दे ही ना रखा हो। आज हमें पता है मियोसिस 2 स्पर्म की एंट्री तक रुकी रहती है, स्पर्म की एंट्री होने पर हो जाती है।
लेकिन एग्जैक्ट आंसर, सही जवाब तो है ही नहीं। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से आप थोड़ी लड़ोगे, नहीं सर इसमें तो ऑप्शन था ही नहीं सही, मैं तो करके ही नहीं आया। अरे नहीं, दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। तो दिए गए चारों विकल्प में से सबसे बेहतर विकल्प ये सेकंड ऑप्शन है। तो आ रही है समझ में बात? नीट और एम्स में सही जवाब मत ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे बेहतर जवाब चुन लो। क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर, एकदम सही जवाब ना मिले, तो आप छोड़ दोगे क्या प्रश्न? आप छोड़ दोगे क्या, नहीं सर इसमें तो जवाब ही नहीं है, मैं तो नहीं करके आया। अरे नहीं, ऑब्जेक्टिव में अगर 4 विकल्प हैं तो सही जवाब नहीं है तो मिलता जुलता उसके नजदीक वाला ऑप्शन देखो, आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, हां ये सीधा डायरेक्ट सवाल भाई, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, कौन सा हार्मोन? एलएच, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ओव्यूलेशन एलएच। ठीक है, एलएच है बेटर ऑप्शन। एलएच ना होता तो सर इसमें एलएच नहीं दे रखा होता तो एलएच और एफएसएच साथ काम करते हैं, फिर एफएसएच सोच लेते। डायरेक्ट आंसर अगर एलएच है, एलएच है, एलएच आंसर करना, एलएच ना हो तो फिर एफएसएच कर देना। कब? जब एलएच ना मिले तो। ठीक है, चलो फिर है भाई एंजाइम ऑफ अग्नाशय रस की, पैंक्रियाटिक जूस की एंजाइम। कौन सी एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में है? अमाइलेसेस होती है, पेप्टोरेनिन नहीं होती, काट दो। अमाइलेसेस, पेप्सिन नहीं होती, काट दो। पेप्टिडेसेस, अमाइलेसेस, पेप्सिन नहीं होती, रेनिन नहीं होती, काट दो। लाइपेजेस होती है, अमाइलेसेस होती है, ट्रिप्सिनोजन होती है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस होती है। तो एलिमिनेट कर लो सीधे, पैंक्रियाटिक जूस में कौन सी एंजाइम है? चौथा, पेप्सिन नहीं होगी, रेनिन नहीं होगी, हमने ऑप्शंस को हटा दिया, एलिमिनेट करके सही जवाब ढूंढ लिया। आपको सारी एंजाइम्स याद ना भी हो तो भी जवाब कर लोगे, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन तो मालूम है ना, जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में होती है। ठीक है, तो एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे हम। फिर भाई क्या है? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनम में बताया था, इसका डायग्राम भी, डायग्राम में अच्छे नहीं बनाता लेकिन फिर भी बनाया था डायग्राम। ये ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम में आपका हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती थी। इसको नियंत्रित करने में कौन से स्फिंक्टर होते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। कौन से होते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर what will happen if the secretion of parietal cell, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेराइटल सेल्स को संदमित कर दिया जाए, अगर जठर ग्रंथियां है ना, जठर ग्रंथियों में पेराइटल कोशिकाओं को संदमक से रोक दिया जाए तो क्या होगा? अब सबसे पहले क्या होगा? तो पेराइटल सेल हमें पता है क्या सिक्रीट करते हैं। पेराइटल सेल बच्चों कैसल इंट्रिंसिक कारक सिक्रीट करते हैं और HCl सिक्रीट करते हैं, है ना। पेराइटल सेल्स क्या करते हैं बच्चों? 2 काम है पेराइटल सेल्स के। पेराइटल सेल्स एक तो कैसल इंट्रिंसिक कारक सिक्रीट करेंगे और HCl सिक्रीट करेंगे। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर तो B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करेगा। किस में काम करेगा? B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, अवशोषण में। और HCl पेप्सिनोजन को सक्रिय या एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में। तो अगर पेराइटल सेल हटा दिए जाएं, पेराइटल सेल्स खराब हो गए ना, पेराइटल सेल्स खराब हो गए तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? HCl सिक्रीशन रुक जाएगा
और इस कारण इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर भाई, आसान था। एंटेरोकाइनेस का कोई लेना देना नहीं, एंटेरोकाइनेस तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पढ़ते हैं। पेप्सिनोजन होगी ही नहीं क्या? पेप्सिनोजन तो चीफ पेप्टिक सेल्स बना रहा है। पेप्सिनोजन होगी लेकिन वो सक्रिय या एक्टिव पेप्सिन में नहीं बदल पाएगी क्योंकि HCl की कमी हो गई। एक और काम क्या नहीं होगा? पेराइटल सेल्स को हटा दो तो एक और चीज क्या रुक जाएगी? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम या रुक जाएगा, है ना। चलो फिर बच्चों क्या है नेक्स्ट? एपिथेलियल। हां, फूड। अरे यार बहुत आसान सवाल था। आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स किसकी हैं भाई? इंटेस्टाइन्स की। फूड एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए उनको सरफेस एरिया, क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए होता है या कम? सरफेस एरिया ज्यादा। कौन सरफेस एरिया बढ़ाएगा? विलाय या माइक्रोविलाय? कौन बढ़ाएगा? सूक्ष्म रसांकुर। तो सीधा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाय। फिर क्या है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है भाई? एडल्ट आरबीसीज आर इन्यूक्लिएट, है ना भाई। हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, अकेंद्रकी है। तो क्या कारण है? आरबीसी में, हमारे मैच्योर आरबीसीज में केंद्रक नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था आरबीसी का शेप भी बायकॉन्केव होता है और उसके अंदर कोई कोशिकांग, कोई ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते, कोई केंद्रक, कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा एरिया हीमोग्लोबिन भर सकता है ना। मैंने बताया था कि भाई इनका शेप और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस का ना होना एक अनुकूलन, एक अडेप्टेशन है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके। तो इसका कारण क्या है भाई? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। कारण थोड़ी है, ये कई कोशिकाएं हैं। हां, सोमैटिक सेल्स हैं, लेकिन ये कोई कारण है क्या न्यूक्लियस ना होने का? सोमैटिक सेल्स हैं, मान लिया, ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं करती, मान लिया, लेकिन इस कारण इसमें न्यूक्लियस नहीं है। कारण ये है क्या? कारण ये नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, नहीं करते हैं। हां, केवल ये, इनका सारा जो स्पेस है, आंतरिक स्थान, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यानी हीमोग्लोबिन के लिए उपलब्ध होता है। समझ रहे हो? आज देखो भाई, आप बोलोगे सर ये जवाब, ये ऑप्शंस गलत थोड़ी हैं सर, ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, ये डिवाइड भी नहीं करते। मान लिया ये डिवाइड भी नहीं करते, आरबीसी ब्लड में आने के बाद डिवाइड नहीं करते, ये सोमैटिक सेल्स हैं, सही है। अरे लेकिन इनमें न्यूक्लियस ना होने का कारण पूछा है, इनमें आरबीसी का लक्षण नहीं पूछा आपसे कि आरबीसी के लक्षण क्या क्या हैं, तो ये भी जवाब होता। लेकिन आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस ना होने का कारण पूछा है, इसलिए आंसर केवल क्या जाएगा? फोर्थ। इसलिए क्योंकि उनमें न्यूक्लियस का ना होना, किसी भी ऑर्गेनेली या कोशिकांग का ना होना, सिर्फ कारण यह है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, है ना भाई। तो केवल आंसर क्या होगा? फोर्थ। फिर भाई सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, बता रखा है, सिंपल, मैंने बताया था। सीरम क्या था भाई? ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब हम स्कंदन कारक को ब्लड प्लाज्मा से हटा देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? सीरम, है ना भाई। सीरम का सिंपल सा, सीरम इज ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स या स्कंदन कारक नहीं होते। डायरेक्ट सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भाई ब्लड प्रेशर के संबंध में सही स्टेटमेंट बताना है। कौन सा कथन सही है बताना है। आइडियल ब्लड प्रेशर 100 होता है क्या? गलत।
आइडियल ब्लड प्रेशर तो 120/80 है। 105/50 बहुत एक्टिव बनाता है, ये तो कम ब्लड प्रेशर हो गया। कम ब्लड प्रेशर पे एक्टिव नहीं होता व्यक्ति। 190-110 mmHg ब्रेन और किडनी सही है, हां या ना? सही स्टेटमेंट। हाइपर टेंशन बताया था मैंने आपको। हां, हाइपर टेंशन में अपन ने क्या पढ़ा था? 140-90 mmHg से ज्यादा का ब्लड प्रेशर, अगर 140 और 90 mmHg से ज्यादा का ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। और हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा नुकसान ब्रेन और किडनीज को होगा, ज्यादा नुकसान ब्रेन और किडनीज को। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गया। 130-90 mm हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर 140-90 से ज्यादा है। 130 नहीं, 140-90 से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है भाई, फिर क्या था नेक्स्ट? डायग्राम का सवाल है। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बताता हूं, अगर कोई डायग्राम पे सवाल नीट में आएगा और आता भी है तो वो सिर्फ एनसीईआरटी से। कोई भी ऐसा डायग्राम नीट में नहीं पूछा जाता जो एनसीईआरटी में नहीं हो। लिख लेना स्टैम्प पेपर पे मेरे से, अगर डायग्राम एनसीईआरटी में है तो नीट में आएगा, अगर कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है तो नीट में नहीं आएगा। को जितने भी डायग्राम आ रखे हैं नीट, पुराने नीट एआईपीएमटी में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही आते हैं, कोई दूसरा डायग्राम नीट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो क्या है भाई? हार्ट लंग्स पता है ना, ये हो गया हार्ट टिश्यूज, ये है क्या? लंग्स, ये है ह्यूमन हार्ट, ये है सारी टिश्यूज। तो यहां पर शुद्ध रुधिर जा रहा है, यहां पर अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर कौन लेकर आएगा भाई? अशुद्ध रुधिर महाशिराएं वेना कावा लेकर आएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा राइट एट्रियम में लेकर आएंगे। तो सी वाला ऑप्शन देखो तो वेना कावा, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, और इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45। ए पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन बच्चों फुफ्फुसीय शिरा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है क्या? ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, गलत हो गया। पल्मनरी आर्टरी में ऑक्सीजन, बी पल्मनरी आर्टरी ब्लड ले जाती है ऑक्सीजन 90, नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 90 नहीं होता। और चौथा गलत, इसकी हिंदी भी दे रखी है बच्चों इस क्वेश्चन की, ये रही सेम। ठीक है, तो सीधा डायग्राम हमेशा एनसीईआरटी से आएगा और कहीं से नहीं आता। फिर है बच्चों ह्यूमंस में ब्लड पोस्ट केवल, याद है? पोस्ट केवल को अपन ने एक और नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना कावा। याद है ना, इंफीरियर वेना कावा, जो शरीर के निचले हिस्सों से अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो शरीर के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। ब्लड का फ्लो हमेशा प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। ब्लड का प्रवाह कभी भी आ जाए ना बच्चों कि ब्लड एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे जा रहा है, क्वेश्चन आ जाए ब्लड पास कैसे हो रहा है, एक शिरा से या महाशिरा से दायालिंद में, कहीं से भी, तो वो हमेशा दाब के अंतर, रुधिर का प्रवाह, ब्लड का फ्लो हमेशा अधिक से कम प्रेशर की तरफ होगा, हमेशा प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। कपाट या वॉल्व तो विपरीत रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं। बाकी ब्लड का फ्लो या प्रवाह हमेशा हाई से लो प्रेशर, हमेशा दाब अंतर के कारण ब्लड फ्लो करता है ना भाई? फिर क्या है?
पीएच ब्लड कम कर दे तो, अगर पीएच कम होगा बच्चों, रेस, हां पीएच कम होगा इसका मतलब H प्लस की सांद्रता बढ़ गई। पीएच की वैल्यू कम होगा तो H प्लस बढ़ गया ना, H प्लस बढ़ गया, ज्यादा H प्लस मतलब एसिडिटी। पीएच कम होना मतलब H प्लस ज्यादा होना, एसिडिक कंडीशन, और ज्यादा H प्लस या एसिडिक कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन तोड़ती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, तोड़ती है। एफिनिटी कम करती है या बढ़ाती है? घटाती है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधुता को कम करेगा। फैक्टर्स याद हैं? कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को विघटित या डिसोशिएट करेंगे? ज्यादा CO2, ज्यादा H प्लस, ज्यादा तापमान, कम ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता को कम करते थे। ठीक है, तो पीएच कम कर दोगे, H प्लस बढ़ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधुता कम हो जाती है ना भाई? फिर मैंने कहा, हमेशा कहा, डायग्राम NCERT से, नीट में डायग्राम NCERT से आते हैं और कभी नहीं आते। ठीक है, तो क्या है भाई? अब डायग्राम ये रहे, सी क्या है? ये कूपिकाएं, एल्वियोलाई हैं। तो सी क्या है भाई? एल्वियोलाई या कूपिकाएं, और कूपिकाएं गैसियस एक्सचेंज में काम करती हैं, एल्वियोलाई गैसों के आदान प्रदान में। ठीक है, ए ट्रैकिया गलत है। अरे ए ट्रैकिया तो है, लेकिन गलत क्यों है? कंप्लीट कार्टिलेज रिंग होती है या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट, इसलिए गलत है। प्लूरल मेम्ब्रेन पसलियों को घेर के रखती है या लंग्स को? पसलियों को या लंग्स को? लंग्स को, रिब्स को नहीं, गलत है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? थर्ड, है ना भाई? कार्टिलेज कंप्लीट नहीं होती, इनकंप्लीट रिंग होती है, अपूर्ण। प्लूरल मेम्ब्रेन पसलियों को नहीं घेरती, लंग्स को घेरती है। ये इसका हिंदी भी है बच्चों यहां पर। तो डायग्राम के सवाल आते हैं भाई, और डायग्राम सिर्फ NCERT से ही आता है। डायग्राम सिर्फ NCERT से ही आएगा भाई। फिर क्या है नेक्स्ट? 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है, बताया था। बायकार्बोनेट आयन 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, और डिसॉल्व्ड फॉर्म में 5 से 7%। 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरण है। 70% किस रूप में? बायकार्बोनेट आयंस के रूप में। कितने? 70% बायकार्बोनेट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25, डिसॉल्व्ड फॉर्म घुलनशील रूप में 5 से 7%। सीधा डायरेक्ट सवाल है। फिर असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब याद है? आरोही अवरोही भुजा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बताना है? सही स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बताना है? सही स्टेटमेंट बताना है। आरोही भुजा, असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, सही। पानी के लिए तो अपारगम्य है, लवण के लिए, सॉल्ट के लिए परमिएबल है। यह स्टेटमेंट तो सही जा रहा है, सही जा रहा है। दूसरा, डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, गलत। पारगम्य हुए। डिसेंडिंग लिम्ब से तो, अवरोही भुजा से तो जल निकलता है, जल के लिए पारगम्य थी। तीसरा, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, गलत। परमिएबल टू सॉल्ट्स, लवण के लिए पारगम्य थी। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, गलत, इम्परमिएबल। विद्युत अपघट्यों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य। तो बाकी चारों स्टेटमेंट्स, बाकी चारों मतलब नीचे के तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए।
सही स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट। NaCl के लिए क्या है? परमिएबल है। ठीक है भाई, NaCl के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल। सही बात। फिर भाई एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। मैंने कहा था नेफ्रॉन में मैक्सिमम, सर्वाधिक अवशोषण। नेफ्रॉन के कौन से भाग में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? पीसीटी। सबसे ज्यादा पीसीटी। उसमें भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम का सक्रिय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। क्या आंसर हो गया? पीसीटी। सोचना ही नहीं, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन और सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से। डीसीटी से हो सकता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हॉर्मोन्स के प्रभाव में होगा। ठीक है। फिर है बच्चों, ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों थी? मानव मूत्र जो है वो अम्लीय, एसिडिक। एसिड का कारण तो H+ होगा भाई। H का कारण H+। तो कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? हाइड्रोजन आयंस। सोडियम ट्रांसपोर्टर होता है क्या? नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, होता ही नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन्स उत्सर्जित होते ही नहीं। पोटेशियम और सोडियम एक्सचेंज का क्या लेना देना? कुछ नहीं। अम्लीयता, मानव मूत्र का पीएच कितना था? 6। और एसिडिक मैंने ब्रैकेट में लिखाया है, किस कारण? H+ के कारण। तो एसिडिटी तो हमेशा H+ के कारण। तो आंसर क्या हो गया भाई? 4th हो गया। फिर क्या नेक्स्ट है भाई? अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एंड डीसीटी में सोडियम का पुनः अवशोषण, डीसीटी में सोडियम का पुनः अवशोषण अभी बताया मैंने, हार्मोन के कारण होगा। और सोडियम यानी नमक, सॉल्ट। सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से कौन करता है? सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से कौन करेगा? एल्डोस्टेरॉन, है ना? कौन करता है? डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पूछते तो, डीसीटी से जल का पुनः अवशोषण पूछते तो वैसोप्रेसिन, और डीसीटी से सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन है तो एल्डोस्टेरॉन, है ना? तो सीधा जवाब था एल्डोस्टेरॉन। इस साल इनडायरेक्ट सवाल आया था बच्चों, इस साल इनडायरेक्ट सवाल था कि एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा नमक रीएब्जॉर्ब होगा तो वो आगे चलकर ज्यादा पानी खींचेगा, तो इनडायरेक्टली वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। फिर बच्चों रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर अभी खत्म किया है अपन ने। ये केमिकल साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर किस पे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर किस पे थे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन? पश्च साइनेप्टिक झिल्ली। किस पर थे भाई? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। फिर क्या है नेक्स्ट भाई? माइलिन शीत। याद आया? माइलिन आच्छद। माइलिन आच्छद कौन कौन प्रोड्यूस करता है? श्वोन कोशिकाएं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कहां कहां पर? पीएनएस में श्वोन कोशिकाएं, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। याद है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वोन कोशिकाएं माइलिन आच्छद बनाती हैं। श्वोन और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मैंने कहा सारे डायग्राम, फिर कितनी बार बोलूंगा, मैंने कहा कोई भी डायग्राम जो नीट में आ रखा है वो एनसीईआरटी वाला ही है, वो एनसीईआरटी वाला ही है। कौन सा है भाई? एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम याद रखना है। तो क्या डायग्राम है भाई एनसीईआरटी का? ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गया सी, और डी, एक मिनट बच्चों, रिसेप्टर ये रहा। ए तो हो गया हमारे पास रिसेप्टर,
और सी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वो साइनेप्टिक वेसिकल्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर संचित हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी की लेबलिंग ध्यान रखनी है। फिर बच्चों, ब्रेन का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान का नियमन करेगा? तापमान नियमन, थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। फिर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो फर्दर हाइट बढ़ती नहीं। मैंने कहा था ना, एक आयु तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। ये हम पढ़ेंगे हड्डियों वाले चैप्टर में बच्चों, हड्डियों वाले चैप्टर में एपीफिजियल प्लेट्स। ये अभी अपन ने नहीं पढ़ा बच्चों, ये अपन ने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि अपन ने अभी हड्डियों के बारे में नहीं पढ़ा है। हड्डियों के बारे में हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे बच्चों, तब ये वापस देखेंगे क्वेश्चन। फिर कौन से हॉर्मोन्स एंटागोनिस्टिक नहीं हैं? नॉट एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये तो विरोधी हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन विरोधी हैं। एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर भी हैं। क्यों है भाई? क्यों है? एल्डोस्टेरॉन रास्ट के सिस्टम से निकलता है। ये आंसर हो गया, रिलैक्सिन और इनहिबिन। देखो भाई, सेकंड ऑप्शन में अपन ने पढ़ा था ना, रास और एएनएफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। रास और एएनएफ एक दूसरे के विरोधी हैं, तो रास में एल्डोस्टेरॉन तो आएगा ना भाई। रास में एल्डोस्टेरॉन तो आ गया, तो ये तो विरोधी हो गए। कौन से विरोधी नहीं है? रिलैक्सिन और इनहिबिन विरोधी नहीं है। फिर भाई, एक गर्भवती स्त्री ने एक बच्चा डिलीवर किया जिसमें सब कम था। उसकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, आईक्यू सब कम था। थायरॉक्सिन कम था। थायरॉक्सिन कम क्यों था? क्योंकि आयोडीन कम था भोजन में, है ना। बच्चे की भौतिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, उसके लिए कौन जरूरी है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन कम होगा तो बच्चे में मानसिक और भौतिक दुर्बलता डेवलप होगी। ठीक है बच्चों, टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए एक दो क्वेश्चन और बाकी है, वो हम देख लेते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, करेक्ट मैच करना है एंडोक्राइन और हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन गलत हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन गलत हो गया। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सही। कॉर्पस लुटियम टेस्टोस्टेरोन गलत। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलेगा और डेफिशिएंसी से गॉइटर होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया भाई? थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, बाकी सारे गलत। ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और भाई कौन सा है जो सेल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है आसानी से? जो सेल मेम्ब्रेन से स्टेरॉइड हार्मोन्स। कोशिका झिल्ली से आर पार कौन जा सकता है भाई? स्टेरॉइड हार्मोन्स ही जा सकते हैं ना, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल थे। कौन से हैं? ये रहा, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन। ये प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन और आयोडो हार्मोन ये तो जा सकता है, इंसुलिन नहीं। और ये प्रोटीन हार्मोन तो जो सेल के अंदर आसानी से विसरित हो सकते हैं, सेल के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन। तो देखो बच्चों, ये सारे सवाल कुछ थे जो पुराने नीट में आ रखे हैं। आपने देखा होगा बच्चों की आप लोगों ने जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो आप सबको आता है, जो हमने पढ़ा है वही पूछा जाता है। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच याद रखनी है। एक तो सही जवाब की बजाय आप 4 विकल्पों में से सबसे बेहतर ऑप्शन चुनो, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा, क्वेश्चन में अंडरलाइन करने की बजाय क्वेश्चन के टेक्निकल टर्म्स पे गोला मारो, उससे आप सिली मिस्टेक से बचोगे।
तीसरा एलिमिनेशन, जो गलत जवाब है उनको काटते रहो ताकि सही जवाब आसानी से मिल सके। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपन ने, देखो बच्चों सारे क्वेश्चंस तो अपन कर नहीं सकते, बट मोटे मोटे तौर पे काफी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।